टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और हमारे साथ इस बार हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। साहब का स्वागत है हमारे शो में। और कोहली साहब के साथ हम लोग कई सारी चर्चा करेंगे जिससे आपका टैक्स ज्यादा से ज्यादा बच सके। इसलिए कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि इस शो में आपको बताने वाले हैं ITR समय से ज्यादा पहले फाइल करना क्यों बन सकता है परेशानी का सबब, F&O ट्रेडिंग का टर्नओवर कैलकुलेशन और टैक्स ऑडिट की बारीकियां, और होम स्टे से होने वाली आमदनी पर क्या कहता है GST के नियम। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और आपने सुन ही लिया कि सारे नियम जो हैं, सारे मुद्दे आपके दिल और आपके पॉकेट के काफी ज्यादा करीब है। सबसे पहली बात कर लें रिटर्न फाइलिंग को लेकर के। दरअसल होता क्या है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इतना ज्यादा कंप्लायंस फॉलो करना शुरू कर दिया है कि थोड़ी सी भूल चूक होने पर तुरंत नोटिस आ जाता है। तो कई लोग ऐसे हैं कोहली साहब कि सोचते हैं जितना जल्दी हो इनकम टैक्स के नियमों का पालन कर दिया जाए। एक सबसे आसान होता है ITR फाइल कर दीजिए। तो कई लोग जैसे कारोबारी साल शुरू हुआ फटाफट ITR फाइल कर देते हैं। लेकिन मुझे ऐसा बताया गया, आप भी चर्चा कर ही रहे थे, कि ऐसे लोगों के पास कई बार मिसमैच के नोटिस भी आ जाते हैं। तो ये परेशानी का सबब बन जाता है ज्यादा पंक्चुअल होना। जी हाँ, बिल्कुल लक्ष्मण। आज तक हम बात करते रहे रिटर्न देर से फाइल होने की, देर से फाइल होने के नुकसान, उसके खामियाजे जो भुगतने पड़ते हैं। पर बड़ी हैरानी होगी कुछ लोगों को सुन के कि बहुत जल्दी कर देना भी परेशानी का सबब बन सकता है। मान लीजिए आपने जैसे ही पहली, टेक्निकली आप देखें तो 1 अप्रैल जैसे ही शुरू होती है लक्ष्मण, वैसे ही रिटर्न ड्यू आपकी हो जाती है 1 अप्रैल से लेकर, और अगर एक्सटेंड नहीं होती तो 31 जुलाई तक जाती है। अब खासकर हमारे जो माननीय रिटायर्ड दर्शक हैं, जो लोग बहुत कंप्लायंस ओरिएंटेड है, उनको नॉलेज भी बहुत है, तो कई दफे वो क्या करते हैं कि वो भाई अब एक सदर्दी है, सिर पे से जितनी जल्दी उतार दी जाए, अपनी जिम्मेवारी पूरी कर दी जाए। वो चाहते हैं कि जिम्मेवारी, वो बड़ी अच्छी बात है, अच्छी बात है। पर इसमें थोड़ी सी टेक्निकल समस्या है। टेक्निकल समस्या क्या है कि खासकर उन लोगों के लिए लक्ष्मण जो कि जिनका TDS कटता है या जिन्होंने कोई बड़े ट्रांजैक्शन किए। अब हुआ क्या कि जो टैक्स काटता है, जिसको हम डिडक्टर बोलते हैं, वो भी अपनी एक रिटर्न फाइल करता है। उसको कहा जाता है टैन रिटर्न, TAN। और उस रिटर्न की लास्ट डेट है 31 मई। अच्छा, तो उन्होंने तो 31 मई को जब वो फाइल करेंगे तो उनका सिस्टम अपडेट करेगा, तब आपके 26 AS में वो दिखाई देना शुरू होगा। मतलब कहीं अगर मैं इसको कैलेंडर से बात करूं, कहीं जून के मिडिल में जाके कुछ पिक्चर क्लियर होनी शुरू होगी। पर आपने तो मान लीजिए अप्रैल शुरू हुई और आपने उसको फाइल कर दी, और आपका तो 26 AS में अभी तक दिख ही नहीं रहा है। ऐसे ही लक्ष्मण AIS के साथ होता है। अब SFT जो फाइल होती है, मतलब जो ये स्पेशल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो इंस्टीट्यूशंस फाइल करते हैं, उसकी भी आखिरी तारीख फॉर्म 61 की 31 मई है। और उन्होंने तो अभी अपडेट ही नहीं किया, आपने फाइल कर दी। अब वो ट्रांजैक्शनल या TDS मिसमैच का बाद में नोटिस आ जाता है। तो जहां जल्दी फाइल इसलिए की थी कि भाई हमारी एक जिम्मेवारी पूरी हो जाए, ये जिम्मेवारी जो परेशानी का सबब, बाद में वो परेशानी बन जाती है। बस यही मैं इत्तला देना चाहूंगा कि आप जल्दी फाइल करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। पहली बात तो मैं कहीं भी लक्ष्मण डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, परंतु मुझे लगता है कि कहीं मिडिल ऑफ जून वो उचित समय होता है, अप्रोप्रिएट टाइम, जहां पर अगर फाइल करें तो ये मिसमैच का नोटिस आने के चांस कम हो जाते हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि 31 मार्च अब खत्म हो रहा है, अगला कारोबारी साल शुरू होगा। कई लोग शुरू होते ही पहले हफ्ते में बैठ के ITR फाइल करना आना शुरू कर दें। तो ये पंक्चुअलिटी सही है, लेकिन ये आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। इसलिए थोड़ा सा इंतजार करिए, 2-3 महीने निश्चिंत रहिए, टैक्स की उलझनों से दूर रहिए और कमाई पर ध्यान दीजिए। और रिटर्न तो फाइल हो जाएगा जून के आखिरी हफ्ते, दूसरे हफ्ते में से शुरू करेंगे फाइल करना, तो ज्यादा बेहतर होगा। अब चलिए वापस से शुरू करते हैं साल जब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं मुलुंड मुंबई, जहां से गणेश के हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गणेश जी नमस्कार। नमस्कार, बताएं क्या सवाल आपके पास है? गणेश के लिखा आपने नाम ने, गणेश के बारे में था। गणेश के नाम आपका सही है कि कुछ में हम लोग गलत पढ़ रहे हैं? नहीं, बराबर है। गणेश पूरा नाम गणेश कृष्णन है। गणेश कृष्णन, अच्छा गणेश कृष्णन। हाँ बताएं क्या सवाल क्या? सवाल, मैं रेगुलर F&O ट्रेडर हूँ और मैं प्रॉफिट प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में डिक्लेयर करता हूँ हर साल। अच्छा, बट मेरे को ये पूछना था, ये सही है कि नहीं कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में बिजनेस इनकम के हिसाब से दिखा सकते कि नहीं? तो कुछ जगह मैं पढ़ रहा था कि इसको दिखाना नहीं चाहिए ऐसा, तो उसके बारे में राय चाहिए था। नहीं, बिल्कुल हमारे टैक्स गुरु हैं शरद कोहली साहब, बिल्कुल आपको बताएंगे क्या कहना चाहेंगे इनको। जी हाँ, F&O में 1-2 प्रश्न है, मैं बाद में पूछूंगा। ठीक है, फोन पे बने रहिए। तो गणेश जी क्या है कि जब F&O में, जिसको हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बोलते हैं, तो जब आप उसमें दिखाते हैं तो नॉर्मली इसको बिजनेस इनकम में लिया जाता है। पहले तो मैं आपको ये क्लेरिफाई करना चाहूंगा कि
कि आप इसको बिजनेस इनकम में, और आगे प्रिजम्पटिव टैक्स तभी आएगा जब आप बिजनेस इनकम में ले रहे हैं, उसमें आप लेते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। पहले तो मैं आपको ये बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा, आप जानते ही होंगे प्रिजम्पटिव टैक्स में 6% या 8% डिपेंड करता है। आपके जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है वो 6% और जो कैश ट्रांजैक्शन है वो 8%। बिल्कुल F&O को हम भी बिजनेस इनकम में ही दिखाने की रिकमेंडेशन देते हैं। आपका जो पहला सोचना था वो ठीक है, जो बाद में आपको कुछ डाउट दिया गया उसको आप ध्यान ना दें। तो बिल्कुल इसमें तो क्लैरिटी आ गई कि आप दिखा सकते हैं इसमें। दूसरा सवाल क्या पूछना चाह रहे थे कृष्णन साहब? क्या अगला प्रश्न? हाँ, मैं प्रेजेंटिव टैक्सेशन में हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना है ना, ये तो रूल है। तो बिल्कुल कुछ बाद में रिकॉर्ड कॉल फॉर करेंगे, ऐसा कुछ नौबत नहीं आएगी ना? हाँ, ये बहुत काम का सवाल है लक्ष्मण, और बहुत सारे लोग इस बात को लेकर भ्रमित रहते हैं। ये बात गणेश जी ठीक है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिजम्पटिव टैक्स का मतलब ही यही है कि आप एक मुश्त 6% या 8% फाइल करें। पर लक्ष्मण, इसमें एक बहुत बड़ा कैच है जो गणेश जी के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा। अब मान लीजिए आपने 6% पे दिखाया और आपका एक्चुअल प्रॉफिट, इसका हम पहले एक टैक्स ग्रुप में जिक्र भी कर चुके हैं, आपका एक्चुअल प्रॉफिट 20% है और आपने 6% में दिखा दिया, और आपने खर्चे तो 80% ही करे हैं, आपने खर्चे 94% नहीं करे हैं। तो कहीं किसी स्टेज पर आपको यह जवाब देना पड़ सकता है कि आपने 6% दिखाया पर आपका असल में प्रॉफिट तो 20% है, खर्चे आपने 80% दिखाया। हाँ, तभी आपका प्रॉफिट 20% है, तो आपको बाकी के अमाउंट का हिसाब किताब मांगा जा सकता है। तो मेरी सलाह जो लोग प्रिजम्पटिव टैक्स में जाते हैं गणेश जी, आपके लिए भी और सभी के लिए यह है कि जब भी आप प्रिजम्पटिव टैक्स में दिखाएं तो आप ये देखें कि आप उसी परसेंटेज पे रहें, 6 या उससे ऊपर, 8 या उससे ऊपर, जो आपकी एक्चुअल परसेंटेज है। प्रिजम्पटिव टैक्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स ना मेंटेन करना की एक सुविधा के रूप में आप प्रयोग करें। शायद यही आपका सवाल था गणेश जी। गणेश जी, क्लैरिटी आ गई? क्लैरिटी आ गई। और एक छोटा प्रश्न था, ये जो एक्सपेंसेस जो दिखा सकते हैं उसमें एडवाइजरी फीस अलाउड है ना, इफ यू आर मेकिंग पेमेंट में चेक और चेक, बट वो समझो जो नॉर्मल तौर में मेरे फ्रेंड से मैं एडवाइस लिया, मैं उसको चेक से पेमेंट किया, तो इज इट ओके? जी गणेश जी, अगर आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं और आपके फ्रेंड जो हैं वो भी अपनी इनकम में दिखा रहे हैं तो ठीक रहता है। और आप अगर इसमें यह भी है कि आपके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबिलिटी इस फीस पे आ सकती है, सेक्शन 194J होता है, हो सकता है आपको टैक्स काटना पड़े, उसके लिए मुझे और बारीकियों में जाना पड़ेगा, पर प्रिंसिपली आप उसको दिखा सकते हैं। एडवाइजरी फी अगर आप ले रहे हैं आप दिखा सकते हैं, पर जो ले रहा है वो अपनी इनकम में जरूर दिखाए। अगर वो आपको कोई नजदीक का व्यक्ति है, मान लीजिए कोई परिवार का है, अब किसी ने तो मेरे से कहा कि भाई हम अपनी पत्नी से एडवाइस लेते हैं। अब पत्नी से एडवाइस लेते हैं, अगर पत्नी उसमें प्रोफेशनली क्वालिफाइड नहीं है तो फिर क्लबिंग ऑफ इनकम का नियम आ जाएगा। तो आपके फ्रेंड साहब अपनी इनकम में जरूर दिखाएं, आप बकायदा उनसे एडवाइस लीजिए। और मेरे ख्याल फ्रेंड लोग ज्यादा फीस लेते नहीं है लक्ष्मण, मैंने तो देखा है। तो टैक्स बचाने के लिए पूछ रहे हैं, इसलिए आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बाकी आप निर्णय ले लीजिए। कृष्ण साहब, उम्मीद करता हूं कि आपके सारे उलझने दूर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच आप टैक्स गुरु से जुड़ने के लिए। फिर भी कोई उलझन हो तो आप हम लिखिएगा tax@moneycontrol.com पर। अब चलते हैं राजस्थान, जहां से भगवान कौरवानी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भगवान है, अरे वाह। कौरवानी साहब नमस्कार, बताएं। हाँ सर, नमस्कार सर। आपका नाम भगवान कौरवानी क्यों रखा गया? भगवान तो भगवान ही मानते हैं। नाम भगवान अब जो घर वालों ने रखा था। अच्छा। और पहले जमाने में पंडित के हिसाब से होता था। मेरा एक सवाल है सर, हाँ, कि हमने प्लॉट यानी अपने पिताजी और हमारी बहू के नाम से खरीदा है, ठीक है। और फिर उसका कंस्ट्रक्शन हम 3 लोगों के से नाम लिए, क्या लोन लिया बैंक से, जिसमें हमारी बहू और हमारा फादर और हमारा बेटा। तो क्या तीनों को यानी वो सेक्शन 24 में इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग की इंस्टॉलमेंट और एपीसी की यानी हमें 1.5 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी सर? जी भगवान जी, अरे इनका तो मुझे नाम लेते ही हाथ जुड़ जाता है जैसे मैं इनका नाम बोल रहा हूं। भगवान जी देखिए, उसमें जो नियम ये कहते हैं कि जो इंटरेस्ट बेनिफिट ले रहा है सेक्शन 24 में या 80C में, जो आपने दोनों जिक्र किए, उसमें जिसके नाम टाइटल है वो नाम होना जरूरी है। तो आपने जो कहा नाम पहला नाम हो ऐसा जरूरी नहीं, पहला नहीं बाद में हो सकता है। हाँ। पर मुझे इनके सवाल से कुछ ये समझ में आया कि उसमें इनका नाम नहीं है, इनके फादर का नाम है, इनकी बहू शायद इन्होंने नाम लिया उनका, इनके बेटे का नाम। हाँ, तो आपका नाम भी भगवान जी उसमें होना जरूरी है। अगर आप सेक्शन 24 और 80C का बेनिफिट लेना चाहते हैं, अगर आपका नाम बिल्कुल ही कहीं नहीं है तो फिर आपको कुछ कठिनाई आएगी, आपको ये डिसअलाउ हो सकता है जो इस बेनिफिट की आप बात कर रहे हैं। तो आप तो भगवान है, अपना नाम तो आप सब जगह रख ही सकते हैं जी। तो कौरवानी साहब, उलझन दूर, कंफ्यूजन दूर हो गया?
हाँ, तो थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए अब फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे एफएनओ ट्रेडिंग के टैक्स ऑडिट की बारीकियां क्या है, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली सर। सर आपका स्वागत है हमारे शो में फिर से, और वापस से लोगों के सवाल लेते हैं। एक दिल्ली से अंकित नैनवाल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अंकित जी नमस्कार, क्या सवाल है आपके पास? नमस्कार सर। नमस्कार शरद सर। नमस्कार। नमस्कार। मैं आप लोगों का बहुत बड़ा फैन हूँ और हर वीक आपका प्रोग्राम पूरा देखता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद हौसला बढ़ाने के लिए। बताएं उलझन क्या है? जी मेरे पास एक मेडिक्लेम पॉलिसी है जिसका प्रीमियम ड्यू होता है 24 मार्च को। अब मेरा इस साल का जो 80D का ब्रैकेट है 25,000 का, तो वो ऑलरेडी पूरा हो चुका है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस प्रीमियम को 1 वीक या 10 डेज के लिए डिफर कर दूं, सो दैट ये अप्रैल मंथ में चला जाए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो अगर मैं इसका प्रीमियम का पेमेंट अगर मैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में करता हूँ तो इसका क्लेम मुझे नेक्स्ट ईयर कर सकता हूँ मैं इसको, या इसी साल करना होगा? जी हाँ अंकित जी, बहुत नेक विचार है और आपने तो मेरा जवाब देना और आसान कर दिया। बिल्कुल ये पेमेंट बेसिस पे मिलता है और अगर आप इसको अप्रैल में पे करते हैं तो बकायदा ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ही कंसिडर किया जाएगा। आपकी सोच बिल्कुल ठीक लाइन पर चल रही है। ड्यू बेसिस पे नहीं, इसको पेमेंट बेसिस पे किया जाता है। तो अगर आप अप्रैल में देंगे इस साल वाला तो वो अगले साल में गिना जाएगा। बिल्कुल दुरुस्त सोचा आपने और परफेक्ट टैक्स प्लानिंग करी है। तो बिल्कुल अंकित जी कहीं कोई दुविधा नहीं है और बहुत अच्छा लगा कि आप टैक्स गुरु देखते हैं हमेशा। मुझे लगता है कि उसका भी एक असर है। बिल्कुल मैं यही सोच रहा था कि इतनी प्लानिंग तो हमारे रेगुलर दर्शक के पास, रेगुलर दर्शक ही कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी हमसे जुड़ने के लिए। अब चलते हैं अशोक अग्रवाल जी के पास। इनका सवाल एक ईमेल के जरिए आया है, क्योंकि ये सवाल बहुत लोगों के मन में उठता होगा, तो मैं चाहता हूं इसका बिल्कुल स्पष्टता से जानकारी दे दी जाए। ये जानना चाहते हैं कि एफएनओ ट्रेडिंग के कारोबार के मामले में टर्नओवर या टर्नओवर की कैलकुलेशन का क्या अर्थ होता है, और टैक्स ऑडिट के लिए क्या टर्नओवर की कोई सीमा है क्या? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि सीएनबीसी आवाज के तो दर्शक शेयर मार्केट से जुड़े ही रहते हैं, तो बिल्कुल इसमें 5% अगर आपकी कैश ट्रांजैक्शन से कम है तो फिर आपके लिए 2 करोड़ रुपए इसकी सीमा है। और उसको कैलकुलेट करने का मेथड ध्यान से लक्ष्मण मैं चाहूंगा अशोक जी भी सुन लें कि पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स ये आपने जोड़ने हैं, और उसके अलावा जब आप ऑप्शन को सेल करते हैं तो वो जो सेल के ऊपर प्रीमियम होता है वो भी आपने जोड़ना है। ये अभी कुछ समय पहले एक अमेंडमेंट आई थी, तो ये तो हुआ मेथड टर्नओवर कैलकुलेट करने का। पॉजिटिव, नेगेटिव्स और सेल का प्रीमियम आपने जोड़ना है। और अगर आपके कैश ट्रांजैक्शंस 5% से अशोक जी ज्यादा हैं तो फिर आपके लिए जो है 10 करोड़, अगर 5% है तो 10 करोड़, वरना 2 करोड़, क्षमा कीजिए मैं शायद उल्टा बोल गया, वरना 2 करोड़ या 10 करोड़ ये आपके लिए टैक्स ऑडिट के लिए सीमा है। तो आप इस हिसाब से कैलकुलेट करिए और अपना टैक्स ऑडिट करवाइए। चलिए, तो ये है उन सब लोगों के लिए जो एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं और जो इसमें आते हैं खास तौर से कि टर्नओवर क्या है, कैलकुलेशन कैसे करें, क्या हमें टैक्स ऑडिट कराना है कि नहीं कराना, उन सभी लोगों के लिए काफी आसान भाषा में कोहली साहब ने जवाब दे दिया है। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि होम स्टे से होने वाली आमदनी पर क्या कहता है जीएसटी के नियम, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, लोगों के सवाल लें उससे पहले एक जो बार बार लोग सवाल पूछते भी हैं वो है कि जो हाउस प्रॉपर्टी से जो आमदनी होती है, रेंटल इनकम होता है, उस पर टैक्स को लेकर अलग अलग नियम है, अलग अलग कंफ्यूजन लोगों में बना होता है। एक नया चलन ये भी चला है कि प्रॉपर्टी किराए पे ले ली फिर उसको सबलेट कर दिया, ये भी एक इनकम का जरिया होता है। तो इस पूरे मामले को थोड़ा समझाएं कि टैक्स पेयर्स किस तरीके से देखें इसको। जी हाँ, क्योंकि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को टैक्स करने के लिए जैसा आपने कहा कि एक विशेष नियम है। उदाहरण के तौर पे 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है अगर आपको किराए की इनकम आती है तो।
अब आपने जैसे कहा कि कुछ लोग किराए पे लेके आगे किराए पे दे देते हैं, तो जो ये सबलेट किया जाता है, ये ध्यान देने वाली बात है, वो फिर लक्ष्मण इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। अच्छा, वो प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में जाएगा या वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है, जो चला था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आगे जाके इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन या अदर सोर्सेस बन गया, पहला। दूसरा क्या होता है, कई बार प्रॉपर्टी आप देते हैं, साथ में टीवी भी है, फ्रिज भी है, फर्नीचर भी है, और एक कॉम्पोजिट एग्रीमेंट बना दिया जाता है कि भाई मकान समेत हमने ये सारा फर्निश का फर्निश एज इट इज दिया, उसमें हमारे फर्नीचर का भी किराया है, बहुत चला हुआ है कि हाँ, फर्नीचर का भी किराया है, सोफे का, अलमारी का, टीवी का। अगर कॉम्पोजिट एग्रीमेंट बन रहा है किराए का, तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। अच्छा, ये बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। वो फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस या इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में जाएगा। और तीसरा एक और केस होता है जिसके बारे में मिक्स्ड ओपिनियन है कि अगर खाली लैंड आप किराए पे दे रहे हैं, खाली जमीन है, उस पर कुछ बना हुआ नहीं है, सपाट बिल्कुल, तो उस पर मेरा अपना विचार यह है कि ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें तो हाउस का नाम की कोई चिड़िया ही नहीं है, वो तो खाली जमीन है। नहीं, मान लिया हमने बिल्कुल खाली जमीन दे दी और उस पर किसी सामने वाले बंदे से चल रहा है कि ऑनलाइन कंपनियां जो है वो वहां पे अपना टेम्पररी एस्टेब्लिशमेंट करके अपना गोदाम बना लेते हैं, तो वैसे केस में क्या होगा? तो वो तो उन्होंने बनाया, आपने तो खाली लैंड दिया, और जब आप वापस लेंगे तो आप तो उसको लैंड के रूप में लेंगे, अनलेस कि आपकी कोई बाद में डील होती है। मेरा ये मानना है, हालांकि इसके बारे में कुछ मिक्स्ड कोर्ट केसेस भी आप देखें, मिक्स्ड है, पर मेरा मानना है कि अगर स्टैंड अलोन प्योर लैंड है, सपाट लैंड, तो वो फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा। नहीं है। एक चीज और आपने बहुत अच्छा कहा कि कंपोजिट अगर आप एग्रीमेंट बनाते हैं तो आपको अदर सोर्सेज में देना पड़ेगा, लेकिन आप कंपोजिट एग्रीमेंट में टीवी, फ्रिज, सोफा जैसी चीजें रखते हैं, तो उसके जो कॉस्ट का डिप्रिसिएशन होगा, क्या वो कहीं क्लेम कर सकते हैं आप? बिल्कुल, अगर इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में आ रहा है तो आप क्लेम कर सकते हैं। इसीलिए हम ऐसे केसेस में सलाह देते हैं कि आप टैक्स प्लानिंग करके देखिए। हम लोग क्या करते हैं लक्ष्मण, उसको स्प्लिट कर देते हैं कि आप उसमें किराए का अलग एग्रीमेंट बनाइए और बाकी के फर्नीचर वगैरह का अलग एग्रीमेंट बनाइए, फिर आप हाउस प्रॉपर्टी और बिजनेस प्रोफेशन दोनों का लाभ उठा सकते हैं। तो बहुत ही पते की बात इन्होंने बताई, बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो इसका ख्याल रखिएगा कब आप हाउस प्रॉपर्टी के तौर पर इनकम को दिखा सकते हैं, कब अदर सोर्सेज के तौर पर दिखा सकते हैं, कुछ एग्जाम्पशन भी मिल सकता है, आपको भी बताया शायद कोहली साहब ने, बहुत ही काम की बात है। अब चलते हैं सीधा हिमाचल प्रदेश, और वहां से चिराग साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चिराग साहब नमस्कार। नमस्कार सर, मैं चिराग कसोल से बात कर रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं आप? कसोल से। कसोल हाँ कहाँ पे है हिमाचल प्रदेश में? कसोल के पास सर। नहीं, कसोल डिस्ट्रिक्ट है, वो क्या है? डिस्ट्रिक्ट है सर। डिस्ट्रिक्ट है, अच्छा अच्छा। हाँ। तो वहाँ पे क्या गर्मी तो दिल्ली में काफी बढ़ गई, वहाँ भी गर्मी है अभी कि नहीं? अभी ठंडा है थोड़ा माहौल? नहीं, ठंडा मीठा मौसम है सर कसोल में। ठंडा मीठा मौसम, वाह बहुत बढ़िया। बताएं क्या सवाल आपके पास? सर मेरा सवाल ये है कि हमारे 2 कमरे खाली है और उन कमरों को हमने एयरबीएनबी और मेक माई ट्रिप पे रजिस्टर कर रखा है। अच्छा। और उनकी सहायता से हम वो कमरा किराए पे चलाते हैं। अच्छा। जिससे हमारी ज्यादा कुछ आमदनी होती नहीं, सिर्फ सालाना 8 से 9 लाख होती है। हाँ। तो मेरा सवाल ये है कि क्या उन पर मेरे को जीएसटी का भुगतान करना पड़ेगा या नहीं? ठीक है, कोहली साहब हमारे साथ हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं, बताएंगे आपको क्या करना हो। जी हाँ चिराग, आप मीठे मौसम से हैं तो मैं मीठा जवाब देता हूं, क्योंकि इन्होंने ठंडा मीठा बड़ा अच्छा टर्म यूज किया है। 28 जून 2017 का चिराग जी एक सर्कुलर आया था जीएसटी का, जिसमें जबकि क्योंकि ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन में आता है, और आप शायद जानते हैं, शायद यहीं से आपका सवाल आ रहा हो, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन लक्ष्मण जब होते हैं तो ये जो लिमिट होती है ना रजिस्ट्रेशन की, ये अप्लाई नहीं करती। अच्छा। आप 1000 का भी ट्रांजैक्शन करेंगे जीएसटी लेना पड़ेगा। पर ये जो सर्कुलर का मैंने जिक्र किया 28 जून 2017 का, इसमें जो लोग अपना कमरा किराए पर दे रहे हैं, जैसे आप एयरबीएनबी वगैरह को दे रहे हैं, वो आपके लिए एग्जेम्पशन है। तो आपके लिए खुशखबरी है चिराग, आप बाकायदा अपने 2 कमरे दीजिए, अच्छे अच्छे गेस्ट लेकर आइए, और आपको कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ये जब आप 10 लाख की लिमिट, हिमाचल में 10 लाख की लिमिट है, वो शेड्यूल्ड एरिया में आता है, जब तक आप उस लिमिट से नीचे हैं आपको चिराग रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं, भले ही आप ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक सवाल ये कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एयरबीएनबी हो, मेक माई ट्रिप हो, कोई इस तरह से है, तो वहां पे वो जीएसटी नंबर इनसे नहीं मांग सकते हैं? उनको भी तो चाहिए वो बिलिंग के लिए? नहीं, वो नहीं मांगते हैं, क्योंकि इसलिए नहीं मांगते हैं क्योंकि जब तक उनको पता होता है कि अभी आप किस लिमिट में हैं। अच्छा। और जब लिमिट क्रॉस करेंगे तो इनकी खुद की ही लीगल जिम्मेवारी बन जाती है, तो उनको इस बात का, इन प्लेटफॉर्म्स को मालूम है, इस बात का जवाब। चिराग साहब, आपके उलझन दूर हो गई? जी जी बिल्कुल सर। चलिए, उम्मीद करें कि आपने जो 2 कमरे किराए पे दिए काफी अच्छा उससे आमदनी हो आपको, और कोई भी उलझन आगे भी हो तो आप हमें लिखिएगा tax@moneycontrol.com पे। कोहली साहब बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का जवाब देने के लिए, और दर्शकों से यही कहूंगा, आपके पास इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ सवाल हो या फिर जीएसटी जुड़ा हुआ, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर।
और अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें, ताकि हम सीधे अपने टैक्स एक्सपर्ट से आपकी बातचीत करा सकें, आपकी हर उलझन को दूर कर सकें। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।